हेलो, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेन इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन, यानी जो यूरोपियंस कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए 15वीं शताब्दी के लास्ट में अंतिम चरण में शुरुआत की थी और पूरे 16वीं शताब्दी में जद्दोजहद करके आपसी प्रतिद्वंद्विता के साथ अपनी अपनी जगह बनाने में सफल हुई, उनमें अंग्रेज सबसे ज्यादा सफल हुए। पुर्तगाली, डच और अब अंग्रेज की बात करते हैं। इस दिशा में अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में हेक्टर नामक जहाज से प्रवेश किया था। इसके पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड पर बात करना चाहेंगे। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया था और 1588 में स्पेनी जहाज जो बेड़ा लेकर आया था उसका नाम था आर्मेडा, वो अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गया था। तो जो स्पेनी जहाज को पराजित करने वाला सेनापति था, अंग्रेज सेनापति था, उसका नाम था जॉन मिल्डेन हॉक। और इसी पराजय के बाद एशिया के व्यापार से पुर्तगाली नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया और इसी पराजय के अवशेष पर डच एवं अंग्रेजों ने अपने अपने अधिकार की दावा भारत में करने लगे और खासतौर से पूर्वी एरिया पर, पूर्वी एशिया पर, जावा, सुमात्रा, मलक्का, इन सब पर। 1599 में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने कंपनी बना डाली, जिसमें कुल 217 व्यापारियों की साझेदारी बनी। इनका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसी लंबे चौड़े नाम वाले कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर के 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का वीजा दे दिया। इसी शाही व्यापार को चार्टर अधिनियम कहा गया। इस पर आए दिन प्रश्न बनते हैं और एक महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में बताना जरूरी है कि इस भारी भरकम व्यापारियों के साझेदारी से, जिसमें 217 व्यापारी थे, बनाए गए इस कंपनी जिसे गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कहा गया, 26 सदस्यों को मिलाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, जिसे हम निदेशक मंडल कह सकते हैं। इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और शेष 24 सदस्य शामिल थे। इस प्रकार से पूरी तैयारी के बाद जब अंग्रेजों की पूर्वी एशिया से व्यापार की योजना बन गई, तो सबसे पहले वे ग्लोब नामक जहाज से जावा, सुमात्रा और मलक्का के व्यापार के लिए चल निकले। यह बात और थी कि अंग्रेजों की तुलना में इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर डचों का पकड़ कहीं अधिक था, इसलिए अविलंब इन्हें एहसास हो गया 2-4 सालों में कि मसाला द्वीपों में डचों से इंडोनेशिया में संघर्ष करना उनके लिए थोड़ा कठिन है और उनकी रुचि यही से वो भारत की ओर बढ़े, जो 1608 ईस्वी में जाकर सफल हुए। 1604 की लगभग 1604 ईस्वी आते आते ये जो अंग्रेज कंपनी थी, इनकी रुचि इंडोनेशिया से धीरे धीरे उचटती गई और भारत में धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जब हम पाते हैं कि इंग्लैंड के राजा उस समय जेम्स प्रथम थे, 1608 ईस्वी में उन्होंने अपने दूत कैप्टन हॉकिंस को हेक्टर नामक जहाज से भारत भेजा। ये कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंश का शासन था और शासक का नाम था जहांगीर। हालांकि जेम्स प्रथम ने जो पत्र लिखा था वो अकबर के नाम लिखा था। यह बात और है कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। तब तक कैप्टन हॉकिंस वहां से
अकबर के नाम का लिखा हुआ पत्र लेकर चल चुका था। जब वो आगरा पहुंचता है 1608 ईस्वी में, तो उस समय अकबर का पुत्र जहांगीर सिंहासन पर बैठ चुका था। तो यह पत्र लिखा तो गया था अकबर के नाम और दिया गया जहांगीर को, लेकिन संयोग से उस समय जहांगीर आगरा में नहीं था, वो अजमेर में था। इस पर आए दिन क्वेश्चंस बनते रहते हैं कि जब हॉकिंस उनसे मिलने के लिए आगरा पहुंचा तो उनकी मुलाकात जहांगीर से कहां हुई थी? अजमेर में हुई थी। और उस पत्र को देने के साथ वह चूंकि फारसी भाषा जानता था तो जहांगीर के दरबार में अपनी एक अच्छी खासी पकड़ बना ली। फलस्वरूप जहांगीर हॉकिंस से इतने प्रभावित हुए कि उसे आगरा में बसने की अनुमति दे दी और 400 का मनसब भी प्रदान कर दिया। तो ये कैप्टन हॉकिंस एक पहला अंग्रेज था जो सिर्फ फारसी भाषा जानने के कारण जहांगीर का चहेता बना, आगरा में मनसब भी पाया और बसने के लिए जमीन भी पाया। ये प्रथम अंग्रेज था। इसके बाद ब्रिटिश गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां, जिसका उद्देश्य भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार, यही मोटो लेकर के आए थे, किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ये हम अपने अगले अंक में इसका वर्णन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।